महादेव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इसका अध्याय 2 राष्ट्र, राज्य तथा सरकार भूमिका। आज राजनीति के क्षेत्र में राष्ट्रीयता शब्द एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में उभर कर सामने आया है। आज दुनिया के अधिकांश देशों में अपनी पहचान राष्ट्रीय देश के रूप में निर्मित की है। एक लंबे समय के बाद ये संगठन अस्तित्व में आए हैं। प्राचीन काल में मनुष्य कबीलों में रहा करता था। धीरे धीरे भौतिक सभ्यता का विकास हुआ और लोगों ने एक सार्वजनिक, आर्थिक तथा वैधानिक प्रणाली की आवश्यकता को महसूस किया। फिर उन्होंने खुद ही राजनीतिक समुदाय की स्थापना की, किंतु लोगों द्वारा निर्मित इस प्रकार के स्वायत्तशासी संगठनों के द्वारा एक संगठित राज्य की परिकल्पना संभव नहीं थी। एक लंबी प्रक्रिया के बाद आधुनिक राजनीतिक संगठन का उदय हुआ। इस पाठ में हम राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। आप राज्य शब्द का अर्थ तथा समाज एवं सरकार के साथ उसके संबंधों का भी अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता की अवधारणा को व्याख्यायित कर सकेंगे। संप्रभु शक्ति संपन्न राजनीतिक सत्ता के रूप में राज्य का विश्लेषण कर सकेंगे। राज्य, समाज, सरकार तथा राष्ट्र के बीच भेद स्पष्ट कर सकेंगे। राज्य तथा राष्ट्रीयता के प्रमुख तत्वों की व्याख्या कर सकेंगे। राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता शब्द अंग्रेजी में नेशनलिटी शब्द का पर्याय है। नेशनलिटी शब्द लैटिन भाषा के नोट्स शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है पैदा हुआ। नेशनलिटी शब्द का अर्थ भी एक संबंध अथवा पैदा हुआ से ही संबंधित है। यद्यपि राष्ट्रीयता की अवधारणा भ्रममूलक है, क्योंकि दुनिया में आज एक भी ऐसी राष्ट्र नहीं है जो किसी विशेष प्रजाति अथवा एक संबंधों के आधार पर बना हो। आज हर राष्ट्र में विभिन्न प्रजातियों का मिश्रण मौजूद है। आज विभिन्न प्रजातियों के प्रवासीकरण तथा अंतर्जातीय विवाहों के कारण किसी विशुद्ध प्रजाति मूलक राष्ट्र की परिकल्पना संभव नहीं है। राष्ट्रीयता का विकास एक मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक अवधारणा के रूप में हुआ। राजनीतिक अथवा प्रजाति नहीं। जे.डब्ल्यू. गवर्नर के अनुसार राष्ट्रीयता का विकास सजातीय सामाजिक समुदाय के लोगों के सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से आपसी विचारों के आदान प्रदान हेतु संगठित होने के कारण हुआ। राम से मूर के अनुसार राष्ट्र व्यक्ति के शरीर की भांति होता है, जिससे हर अंग सौदेयपूर्ण ढंग से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तथा शरीर को मजबूत बनाते हैं। इसी प्रकार राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति भी यदि आपसी सौहार्द तथा सहभागिता का त्याग कर दे तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता में अंतर। राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता के बीच एक ही बहुत ही पतली विभाजक रेखा होती है। ब्राइन्स के अनुसार दोनों के बीच विभाजन राजनीतिक संगठनों के आधार पर ही किया जा सकता है। राष्ट्रीयता राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया होती है। राष्ट्रीयता एक बन रहे राष्ट्र की राजनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए यहूदियों ने राष्ट्रीयता के बल पर ही अपने गृह राज्य की स्थापना की थी। फिर राष्ट्र के रूप में इसराइल का उदय हुआ था। श्रीलंका के तमिल सिंहलियों से अपनी अलग राष्ट्रीयता मानते हैं, हालांकि वहाँ दोनों को समान राष्ट्रीयता प्राप्त है। राष्ट्र के तत्व। राष्ट्रीयता को परिभाषित करना कठिन कार्य है। ऐसा कोई भी पैमाना उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर को परखा जा सके।
चूँकि ये एक भावनात्मक अवधारणा है तथा एक व्यक्तिपरक विचार अंत हर जगह राष्ट्रीयता से जुड़ी निश्चित गुणवत्ता या हित की तलाश करना संभव करती है। हम दावे के साथ यह नहीं कह सकते कि अमुख तत्वों के मेल से ही राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। इसलिए राष्ट्रीयता की पहचान को बनाए रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान आवश्यक है। प्रजातीय शुद्धता। कुछ लेखक प्रजातीय शुद्धता पर विशेष बल देते हैं। प्रजातीय शुद्धता का अर्थ एक ही समुदाय के सदस्यों की शुद्धता से है। इसका अर्थ हुआ एक ही समुदाय के लोगों में एक ही तरह की राष्ट्रीयता भावना तथा बंधन की अनुभूति। राष्ट्रीय प्रजातीय शुद्धता बहुत दूर तक नहीं ले जाई जा सकती। वर्तमान समय में प्रवास एवं अंतर्जातीय विवाह के कारण कहीं भी प्रजातीय शुद्धता प्राप्त करना सरल नहीं है। आज इसे एक मृतिक का ही स्थान प्राप्त हो सकता है। किसी राष्ट्र के उदय में प्रजातीय शुद्धता की धारणा सहायक हो सकती है, परंतु राष्ट्र के गठन के बाद नहीं। भाषा। सामान्यतः किसी भी राष्ट्र के नागरिकों की एक भाषा होती है, क्योंकि इसी माध्यम से वह अपने विचार तथा संस्कृति का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। राष्ट्र के विकास में भाषा एक साहित्यिक तत्व अवश्य है, किंतु यह अनिवार्य तत्व नहीं हो सकती। जैसे शिवंश लोग फ्रेंच, जर्मन तथा इटालियन आदि भाषाएं बोलते हैं, किंतु उन सबकी राष्ट्रीयता एक ही है। भौगोलिक संलग्नता। हर व्यक्ति के मन में अपनी जमीन से किसी न किसी रूप में लगाव अवश्य होता है, जिसे उसके राष्ट्रीय, उनकी मातृभूमि अथवा उनकी पितृभूमि के रूप में जानते हैं। किसी इसराइल बनाने से पूर्ण यहूदी पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे, किंतु उनके मन में इजराइल के प्रति ही लगाव था। धार्मिक समुदाय। पहले कभी राष्ट्र के निर्माण में धार्मिक भावनाओं की मुख्य भूमिका हुआ करती थी। उदाहरण के लिए प्रोटेक्स की मुखालफत करने पर ब्रिटेन तथा स्पेन के बीच युद्ध छिड़ गया, किंतु आज एक शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए धर्मनिरपेक्षता को एक प्रबल तत्व माना जाने लगा है। जैसे भारत में अनेक धर्मों के होते हुए भी वहाँ एक सशक्त राष्ट्रीयता मौजूद है। सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं। कुछ विचारक राष्ट्र निर्माण की इच्छा आकांक्षा को राष्ट्रीय एक प्रमुख सिद्धांत मानते हैं। 1917 में पेरिस शांति सम्मेलन में इस आधार पर सेल्फ डिटरमिनेशन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। अन्य तत्व। राष्ट्र के निर्माण में एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व होता है आर्थिक हितों की समरूपता। मिल के अनुसार किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी राजनीतिक पूर्वपरकता, अपना राष्ट्रीय इतिहास तथा किसी प्राचीन ऐतिहासिक घटना पर एक सामूहिक प्रतिक्रिया तथा उससे जुड़ी स्मृतियों के आधार पर निर्मित होती है। भारत में अंग्रेजी उत्पीड़न के खिलाफ राष्ट्रीयता की ज्वाला भड़क उठी थी। किसी देश के साहित्य तथा कला में अभिव्यक्त हुए सामूहिक ऐतिहासिक अनुभव, सामूहिक परंपरा इत्यादि एक राष्ट्रीयता वाले सदस्यों में आपस में एक तरह के बंधन में बांधते हैं। राष्ट्रीयता की संवेदना या बंधन का विकास करते हैं। उपरांत सभी तत्व राष्ट्रीयता को उभारने में सहायक होते हैं, किंतु इनमें से कोई भी तत्व आत्मिक
रूप से राष्ट्रीयता को निर्मित नहीं करता। वस्तुत राष्ट्रीयता एक व्यक्ति परक भावनात्मक संवेदना से जुड़ी चीज़ है जिसे किसी भी एक वस्तुगत तथ्य के द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस उपरांत तथ्यों में से किसी भी तथ्य की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति राष्ट्रीयता की भावना की उपस्थिति या अनुपस्थिति को अनिवार्य रूप से प्रभावित नहीं करता। राज्य राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में राज्य शब्द का अत्यधिक महत्व होता है। हालांकि राष्ट्रीय सरकार अथवा समाज के पर्यायवाची शब्द के रूप में इसका हमेशा से गलत प्रयोग होता रहा है। इसके अलावा इसका प्रयोग राज्य प्रबंधन तथा राज्य व्यवस्था आदि के अर्थ में भी किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे राष्ट्रों का निर्माण कई राज्यों के मेल से हुआ है, किंतु राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में राज्य का एक अलग ही अर्थ होता है। वहाँ इसका एक विशेष एवं निश्चित अर्थ होता है। राजनीतिक विज्ञान में एक निश्चित सीमा में बिना किसी बाहरी नियंत्रण के एक गठित सरकार के अधीन संगठित लोगों के समुदायों को राज्य कहा जाता है। मनुष्य स्वभाव से संगठन बनाकर रहने वाला प्राणी है, क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है और वह अकेले नहीं रह पाता। किंतु समाज में हर व्यक्ति अच्छा और भला नहीं होता। इसमें लालची, घमंडी, ईर्ष्यालु, स्वार्थी आदि तरह तरह के स्त्री पुरुष निवास करते हैं। वर्ग के अनुसार समाज में व्यक्ति की संवेदनाओं का महत्व शारीरिक और सामूहिक अर्थ में ही होता है। व्यक्ति अपनी शक्तियों को अर्थ के दुरुपयोग करता रहता है, इसलिए इसकी संवेदनाओं को ठीक ढंग से उपयोगी बनाने की आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे बेहतर होता है व्यक्ति की दुष्प्रवृत्तियों को राजनीतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाए। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य सामूहिक व्यवहार के लिए बंधे होता है। यदि वह इस नियम का उल्लंघन करता है तो दंड का भागी होता है। समाज व्यक्ति की सहभागिता की आवश्यकता की पूर्ति करता है और राज्य इस सहभागिता में उत्पन्न गड़बड़ियों को सुधारने का प्रयास करता है। अंतर्राज्य के लिए कुछ आवश्यक तत्व भी होते हैं, जैसे एक निश्चित भूभाग तथा इसके द्वारा आपकी शक्तियों का समुचित प्रयोग। राज्य एक बेहतर जीवन के लिए संकल्पबद्ध होता है। यह स्वाभाविक तथा आवश्यक है। वास्तु के अनुसार जीवन की साधारण आवश्यकताओं से ही राज्य की उत्पत्ति होती है तथा वह एक बेहतर जनजीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ राज्य के अंतर्गत ही अपनी शक्ति तथा योग्यताओं का पूर्ण विकास कर सकता है। जब तक कोई सत्ता, कोई संगठन, कोई कानून नहीं होगा, तब तक एक समाज का अस्तित्व कायम नहीं रह सकेगा। राज्य का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि मानव संगठित रूप से समाज में रह रहे होते हैं। राज्य एक लंबे समय तथा प्रक्रिया के बाद अस्तित्व में आता है। राज्य का वातावरण स्वरूप एक लंबे समय में धीरे धीरे सामान्य से जटिल संगठन के रूप में विकसित हुआ है। इस प्रकार राज्य एक आवश्यक तथा सार्वभौम संगठन है। इसकी परिभाषा को लेकर कोई दो विद्वान आपस में एक मत नहीं है। कुछ इसे एक आवश्यक बुराई मानते हैं, कुछ बुराइयों तथा कुछ इसे राजनीतिक प्रणाली मानते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दुर्धित है। वुडरो विल्सन के अनुसार जनता कानूनी दावों के तहत एक निश्चित भूभाग में संगठित होने पर बांधे होती है। लास्की के अनुसार राज्य एक क्षेत्रीय समाज है जो सरकार तथा प्रजा में बटा होता है तथा अपने निश्चित भूभाग के भीतर के अन्य सभी संगठनों से ऊपर होता है।
राज्य की सबसे अच्छी परिभाषा गवर्नर ने की थी। राजनीतिक शास्त्र और सार्वजनिक कानून के विचार से राज्य ऐसे लोगों का समुदाय है जो साधारण बड़ी संख्या में हो, जिसका एक निश्चित भूभाग पर अधिकार हो, जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो, जो लगभग स्वतंत्र हो तथा जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा जिसके निवासियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अद्यतन इसकी आज्ञा का पालन करते हो। गवर्नर की निम्नलिखित प्रमुख तत्वों का विवेचन कीजिए। बड़ी संख्या में जनसमूह, स्थायी रूप से जनता द्वारा अधिकृत निश्चित भूभाग, एक संगठित सरकार जिसकी आज्ञा का पालन अधिकतर लोग अद्यतन करते हो, स्वतंत्रता अर्थात संप्रभुता तथा सर्वोच्चता शक्ति। उपरांत सभी विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन करने से पता चलता है कि राज्य के 3 तत्वों को सभी ने स्वीकार किया है: जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार। संप्रभुता का चौथा तत्व है जिस पर सभी विद्वान एक मत नहीं है, किंतु यह सभी सरकार की एक खास विशेषता की तरफ संकेत करते हैं। मैकाराइवर इसे बल प्रयोग की शक्ति कहता है, तो ओपेनहाइम संप्रभुता सरकार में जितनी ही गुणवत्ता होगी, राज्य भी उतना ही अच्छा स्तरीय होगा। राज्य का प्रमुख तत्व होता है बल प्रयोग की शक्ति तथा उस पर एक अधिकार। किसी भी व्यक्ति तथा समुदाय के ऊपर सर्वोच्च शक्ति के प्रयोग को संप्रभुता कहते हैं। संप्रभु कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति या समूह से ऊपर है तथा सर्वोच्च शक्ति रखता है। राज्य के प्रमुख तत्व उपरांत विशेषणों के आधार पर राज्य के 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता। जनसंख्या। राज्य एक मानविक संस्था है। किसी भी संगठित समुदाय के लिए भूभाग तथा जनसंख्या के 2 प्रमुख तत्व होते हैं। जनसंख्या का अर्थ उन मानविक समुदायों से है जिसमें राज्य का निर्माण होता है। अंटार्कटिका को राज्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहाँ कोई जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या राज्य के अस्तित्व को वहाँ कोई जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या राज्य के अस्तित्व को बनाए रखती है। अलग अलग राज्यों की जनसंख्या का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। अस्तु तथा प्लेटो ने ग्रीक शहर राज्यों एथेंस एवं स्पार्टा को ही राज्य कहा था। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5400 निर्धारित की थी। अस्तु ने कहा था कि राज्य की जनसंख्या ना तो बहुत बड़ी होनी चाहिए ना बहुत ही छोटी। विशाल जनसंख्या वाला राज्य अपनी ही ज़रूरतों को पूरा करने में परेशान रहता है तथा छोटी जनसंख्या वाले राज्य का शासन समुचित ढंग से चलता है। रूसी ने यह जनसंख्या सिर्फ 10,000 बताई थी, किंतु वर्तमान राज्यों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आज किसी राज्य के लिए जनसंख्या का निर्धारण असंभव है। आधुनिक राज्यों में बड़ी जनसंख्या पाई जाती है। कुछ राज्यों जैसे यूएसएसआर, संयुक्त समाजवादी गणतंत्र जो पहले था, इत्यादि में माताओं को बड़े परिवार रखने के लिए इनकेटिव दिए जाते हैं। भारत की एक प्रमुख समस्या अत्यधिक जनसंख्या है। चीन में परिवारों के लिए एक बच्चे का आदर्श अपनाया जा रहा है। मुसलमानों जैसे तानाशाहों ने बड़ी जनसंख्या का बढ़ावा दिया था। अंत जनसंख्या का कोई निश्चित या निर्धारित आकार नहीं हो सकता है। इस प्रकार चाहे सिद्धांत अथवा व्यवहारत किसी भी प्रकार से जनसंख्या का निर्धारण नहीं किया
जा सकता। जनसंख्या की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। राज्य के लिए स्वार्थ बुद्धिमान तथा अनुशासित नागरिकों की आवश्यकता होती है। उन्हें उत्तरदायी तथा जीवंत होना चाहिए। भूभाग जिस तरह हर नागरिक राज्य का सदस्य होता है, उसी प्रकार धरती का एक एक टुकड़ा राज्य का हिस्सा होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। किंतु बड़ा निश्चित भूभाग के राज्य की परिकल्पना संभव नहीं है। राज्य के सार्वजनिक भूभाग में निवास करने के कारण ही तो लोग एक दूसरे से परस्पर संबंध होते हैं, और इस निर्धारित भूभाग से प्यार करने के कारण ही देशभक्त का उदय होता है। कुछ लोग अपने देश को मातृभूमि कहकर पुकारते हैं, तो कुछ लोग मातृभूमि, किंतु वास्तव में अपने निश्चित भूभाग के लिए प्रेम होता ही है। एक निश्चित भूभाग के बिना अंतर्राष्ट्रीय मसलों में भाग लेना कठिन होगा। राज्य के किए निर्धारित भूभाग इसलिए भी आवश्यक है कि राज्य की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए दूसरे राज्यों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेपों को रोका जा सके। इस निर्धारित भूभाग के अंतर्गत भूमि, जल तथा वायु सब कुछ समाविष्ट होता है। एक संप्रभु राज्य का अपने भूभाग के जल, पहाड़, नदी, झरने, आकाश, मैदान, हवा सब कुछ पर नियंत्रण होता है। राज्य के सीमा क्षेत्र से लगे हुए समुद्र तट का भी एक निश्चित क्षेत्र राज्य की सीमा के अंतर्गत आता है। एक राज्य का भूभाग रूस के समान विशाल तथा सेंट मरीना जितना छोटा भी हो सकता है। राज्य के भूभाग का प्रभाव उस राज्य के सरकार के स्वरूप पर भी पड़ता है। छोटे राज्यों में एकात्मक सरकारों तथा भारत एवं अमेरिका जैसे विशाल राज्यों में संघात्मक सरकार अधिक उपयुक्त होती है। सरकार जनता एक साथ मिलकर रहने का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि वह सुनिश्चित ढंग से संगठित नहीं हो जाती तथा निर्धारित कानून एवं व्यवस्था का पालन नहीं करती। जो संस्था कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा यह सहकारिता सुनिश्चित करने का कार्य करती है, उसे ही सरकार कहते हैं। सरकार एक निर्धारित भूभाग में रहने वाले लोगों के सामूहिक उद्देश्यों की तरफ भी ध्यान देती है। इस माध्यम से आम नीतियों का निर्धारण किया जाता है, सार्वजनिक मसलों को नियंत्रित किया जाता है तथा सार्वजनिक हितों को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार के बिना जनता में आपसी संबद्धता तथा सामूहिक गतिविधियों की संभावना समाप्त हो जाती है। सरकार की अनुपस्थिति में अनेक समूह, दलों तथा विखंडनवादी संगठनों के उदय की संभावनाएं बढ़ जाएगी तथा गृह युद्ध अथवा आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार एक सामान्य सत्ता एवं व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिसके अधीन लोग निवास कर सके। मानव जीवन के लिए सरकार प्रेम आवश्यकता होती है। बिना सरकार के राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे सरकार का स्वरूप कैसा भी क्यों ना हो। सरकार किसी भी रूप में गठित की जा सकती है। यह वंशवादी, जनतांत्रिक अथवा तानाशाही किसी भी रूप में हो सकती है। इसके अलावा भारत की तरह संघात्मक अथवा अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक सरकार भी हो सकती है। संप्रभुता किसी निश्चित भूभाग में रहने वाली जनसंख्या के एक सरकार के अधीन नियंत्रित हो जाने मात्र से ही उस राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त हो जाता।
क्योंकि इसके लिए संप्रभुता भी आवश्यक होती है। 1947 से पूर्व भारत में ही अन्य सभी तत्व मौजूद थे, किंतु उसे राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त था, क्योंकि तब तक ये संप्रभुता संपन्न नहीं था। आंतरिक तथा बाह्य दो प्रकार की संप्रभुता होती है। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ होता है राज्य की अपनी सीमा के भीतर एकाधिकार, जिसमें किसी दूसरे राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता। उसकी इस स्वतंत्रता में किसी बाहरी सत्ता का भाग नहीं होता। इसकी इच्छाएं उसकी अपनी है तथा किसी भव्य सत्ता की इच्छा नहीं। इस प्रकार एक राज्य के अस्तित्व के लिए जनसंख्या, एक निश्चित भूभाग, संगठित सरकार तथा संप्रभुता की आवश्यकता होती है। इनमें से किसी भी एक तत्व के ना रहने पर राज्य नहीं रह पाएगा। इस प्रकार भारतीय गणराज्य के 25 प्रांतों को राज्य नहीं बल्कि प्रांत कहना अधिक उपयुक्त होगा। राज्य तथा सरकार। सरकार सार्वजनिक नीतियों को निर्धारित करने वाली तथा सार्वजनिक हितों को लागू करने वाली एक एजेंसी अथवा तंत्र है। ये एक प्रकार के राज्य की सत्ता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होती है। यह राज्य में स्थित सभी व्यक्तियों, संस्थाओं एवं तथा एजेंसियों की अभिव्यक्ति में स्थित होती है। राज्य में राज्य की सत्ता ही अंतर्मुक्त होती है, जबकि सरकार की सत्ता नहीं। राज्य मुक्त होता है जबकि सरकार मुक्त। राज्य स्थायी होता है जबकि सरकार अस्थायी। सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। ये तीनों अंग अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में सरकार के नाम से प्रचलित होते हैं। इस प्रकार सरकार तथा राज्य एक दूसरे से भिन्न होती है। कोई भी राज्य सरकार के बिना संभव नहीं है। राज्य तथा समाज। यहाँ हमें राज्य तथा समाज के अंतर को जान लेना आवश्यक है, नहीं तो हमें भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि व्यक्ति के हर मसले में राज्य का हस्तक्षेप होता है तथा इससे व्यक्ति की आज़ादी प्रभावित होती है। अरस्तु ने राज्य तथा समाज के बीच विभेद किया था, किंतु एक तानाशाह के लिए दोनों में कोई भेद नहीं होता। वह तो स्वयं को ही सरकार और राज्य दोनों समझता है, किंतु तानाशाही को सामान्य स्थिति नहीं माना जाता। समाज मानवीय इच्छाओं तथा उनके संगठनिता की परिणति है। राज्य संप्रभु होता है किंतु समाज नहीं। ये संपूर्ण मानवीय संबंधों का समुच्चय होता है। समाज जीवन के संपूर्ण उपबंधों धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक से संबद्ध होता है। ये मानव की इनसे संबंधित संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य करता है। भौगोलिक दृष्टि से राज्य तथा समाज दोनों एक ही भूभाग में स्थित होते हैं, किंतु दोनों की उत्पत्ति, उद्देश्यों एवं कार्यप्रणाली में अंतर होता है। राज्य केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जबकि समाज ऐसे कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। राज्य संगठनों के अंतर्गत सभी सामाजिक संगठन नहीं आते। समाज की प्रकृति सामान्य तथा स्वाभाविक होती है, जबकि राज्य एक त्रिम संगठन होता है। समाज के लिए कोई संगठन अनिवार्य नहीं होता। ये असंगठित संस्था होते हुए भी एक संगठित संस्था की तरह प्रतीक हो सकता है, किंतु सरकार का अस्तित्व बिना संगठन के संभव नहीं है। राज्य के निर्धारित विधान होते हैं, उन्हें कानून कहा जाता है। कानूनों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान होता है। समाज के अपने कायदे कानून होते हैं, जिनके उल्लंघन पर सामाजिक निवासन का प्रावधान होता है। सामाजिक क्षेत्र की रक्षा आपसी सहभागिता तथा आत्मिक नियंत्रण की प्रवृत्तियों द्वारा होती है तथा इसके
लिए लोक कल्याण की भावना ऊर्जा का कार्य करती है। यह एक लालची प्रक्रिया है, किंतु राज्य के क्षेत्र की रक्षा एक निर्मित तंत्र तथा सामाजिक सत्य द्वारा किया जाता है। ये एक कठोर प्रक्रिया होती है। राज्य से पूर्ण भी समाज का अस्तित्व था। सच्चाई तो ये है कि राज्य का अस्तित्व एक समाज के अंतर्गत ही संभव है। राज्य एक संगठित समाज का उच्च स्तरीय स्वरूप होता है। इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद राज्य तथा समाज में परस्पर आंतरिक आत्मनिर्भरता होती है। सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए ही राज्य द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। ये राज्य तथा सरकार के स्वरूपों पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है। राज्य तथा संघ को एक जन समुदाय द्वारा अपने हितों तथा सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संघ का निर्माण कुछ आम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित होने पर होते हैं। हालांकि राज्य भी सामूहिक गतिविधियों द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गठित एक मानव समुदाय का संगठन होता है, किंतु इन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। उदाहरण के लिए राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता होती है, जबकि संघ के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, जबकि संघ की सदस्यता अद्वैतता पर आधारित होती है। संघ के कार्य क्षेत्र तथा उद्देश्य सीमित होते हैं, जबकि राज्य के अंतर्गत संस्थागत तमाम गतिविधियां समाहित होती है। सिर्फ राज्य ही अपने बल प्रयोग के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। राज्य के संघों के ऊपर नियंत्रण होता है। राज्य अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए संघ का गठन कर सकता है तथा इन पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। राज्य संप्रभु होता है, जबकि संघ संप्रभु नहीं होते। राज्य अपने कानूनों को लागू कर सकता है, जबकि संघ अपने सदस्यों से केवल इन कानूनों के पालन हेतु अनुरोध कर सकता है। राज्य तथा राष्ट्र पहले भी एक राज्य तथा एक राष्ट्र के सिद्धांत के समर्थक हुए करते थे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद व्यवहारिक राजनीतिक में आए बदलावों के कारण ये सिद्धांत भी बदल गया। आज राष्ट्र का अर्थ राज्य तथा राष्ट्रीयता के सहयोग से निर्मित होता है। राज्य के लिए हमेशा राष्ट्र की आवश्यकता नहीं होती। प्रथम विश्व युद्ध पूर्व ऑस्ट्रेलिया हंगरी राज्य थे, राष्ट्रीय नहीं, क्योंकि वहाँ पर रहने वाली जनसंख्या विषम प्रजातियों की थी, जिसके कारण वे संस्कृत रूप से समरूप सामाजिक संगठन का निर्माण नहीं कर पा रहे थे। इन प्रकार वारनेस के अनुसार राष्ट्र के लिए मनोवैज्ञानिक एकता तथा अभिव्यक्तियों की एकता पहली शर्त थी। राज्य एक निर्धारित भूभाग में रहने वाले लोगों का संगठन है, जो आंतरिक तथा बाहर दोनों तरफ से संप्रभु होता है। राष्ट्र के भीतर रहने वाले लोग मनोवैज्ञानिक रूप से संगठित तथा समान रूप से अपने दुख एवं संवेदनाओं का बंटवारा करते हैं तथा राज्य तथा राष्ट्र के अर्थ एवं वापसी अंत संबंधों में विभिन्नता होती है। स्टॉक तथा वेल्स की राष्ट्रीयता मित्र है, किंतु दोनों ब्रिटिश राज्य के अधीन है। राज्य राष्ट्रों से संबंध भी हो सकते हैं, जैसे अल्साक तथा होराइन 1870 से 1918 तक जर्मनी के अधीन थे तथा 1940 से 45 तक फ्रांस से संबंध थे और आज पुनः फ्रांस से संबंध है। किसी राज्य के अधीन किसी साधारण संगठन को राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया जा सकता। हंगरी तथा ऑस्ट्रेलिया प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व राज्य थे, राष्ट्र नहीं, क्योंकि वहाँ विभिन्न राष्ट्र के लोग निवास करते थे, जो कि एक राजनीतिक
बंधन के तहत साथ रहने को मजबूर थे। इस प्रकार एक ऐसा राज्य इसकी अपनी राष्ट्रीयता हो उसको राष्ट्रीय राज्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो वहाँ क्षेत्र जहाँ के लोग एक समान धर्म पाकिस्तान, समान भाषा अमेरिका अथवा समान परंपरा भारत के अंतर्गत एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि वे एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं तो वहाँ के राष्ट्रीय राज्य की स्थापना होती है। आपने क्या सीखा? राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीयता का अर्थ समझा। राष्ट्र को निर्मित करने वाले तत्वों जैसे प्रजाति, समुदाय, धर्म, भाषा, भौगोलिक एकता, सार्वजनिक बाजार तथा सामूहिक ऐतिहासिक अनुभवों के बारे में पढ़ा। आपने राज्य के अर्थ, उत्पत्ति तथा उद्देश्यों के बारे में पढ़ा। आपने राज्य, संघ तथा राष्ट्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपने पढ़ा कि बल प्रयोग करके शक्ति सिर्फ राज्य के पास होती है। ये सभी राजनीतिक विज्ञान के आधारभूत तत्व मूलतः राजनीतिक विज्ञान एक संगठित राज्य से संबंधित मनुष्यों का अध्ययन करता है। दोस्तों चैप्टर खत्म है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।